कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। एंड मैं बता दूँ मैं भी ठीक हूँ। एंड माई सेल्फ सी एस दीपशिखा गर्ग। एंड आज हम इंडेस 36 स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आप जानते ही हैं कि हमने लास्ट क्लास में इंडेस 16, 38, 40 एंड इंडेस 2 चार इंडेस हम कवर कर चुके हैं। और इन सभी इंडेस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर आपने ये इंडेस अभी तक कवर नहीं किए हैं तो आप ये इंडेस वहाँ से कवर कर सकते हैं। एंड आज हम इंडेस 36 स्टार्ट कर रहे हैं जो कि इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स के रिगार्डिंग है। एंड आशा करती हूँ कि आप इन सभी इंडेस की क्वेश्चन प्रैक्टिस साथ साथ में कर रहे होंगे। और अगर नहीं की है तो आप प्लीज़ हैंड रिटन प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा क्वेश्चंस की, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक हमारा क्वेश्चन अच्छे से कवर नहीं होगा। तो लेट्स स्टार्ट इंडेस 36। इंडेस 36 इज ऑल अबाउट इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स। तो इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स से हमें क्या समझ में आता है कि इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स क्या होता है। सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स होता क्या है। तो इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स में देखिए, इसमें एक फॉर्मूला है जो कि इसमें फॉर्मूला दिया गया है, कैरिंग अमाउंट लेस रिकवरेबल अमाउंट इक्वल टू इम्पेयरमेंट लॉस। यानी कि उसको हम क्या बोलेंगे, इम्पेयरमेंट लॉस बोलेंगे। तो कैरिंग अमाउंट में से हम अगर रिकवरेबल अमाउंट को लेस कर देंगे तो वो हमारा क्या आएगा, इम्पेयरमेंट लॉस। यानी कि इसका आप क्या समझते हैं, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझा सकती हूँ। जैसे कि मान लीजिए ये मेरा लैपटॉप है, मैंने इसको 1 लाख में खरीदा था, ठीक है। और इसको मैंने 1 लाख में खरीदा था एंड इसको इसकी लाइफ जो है वो 5 ईयर्स की लाइफ है लैपटॉप की। तो हर साल मेरा 20,000 रुपीज़ का जो है डेप्रिसिएशन जाएगा, ठीक है। तो 2 साल के बाद जो लैपटॉप का डेप्रिसिएशन टोटल कितना होगा, 40,000, ठीक है। क्योंकि 1 लाख के अकॉर्डिंग 5 ईयर्स की लाइफ है तो 40,000 2 ईयर्स का डेप्रिसिएशन हो जाएगा। अब जो मेरे लैपटॉप की वैल्यू है वो 60,000 जो है मेरी कैरिंग अमाउंट हो गई है, ठीक है। आप समझो कि जो लैपटॉप की जो कैरिंग अमाउंट है वो 60,000 बची है, ठीक है। लेकिन अब क्या हो गया कि मैं सोच रही हूँ कि मैं एक अच्छा लैपटॉप ले लूँ, इससे भी अच्छा, जो कि एप्पल का लैपटॉप हो। तो वो तो मेरे को महंगा मिलेगा, ठीक है। बट अब मुझे ये लैपटॉप जो है, मेरा पुराना जो लैपटॉप है, तो उसको मुझे सेल करना पड़ेगा, ठीक है। और ऑब्वियस है कि मार्केट में अगर उसका मुझे 50,000 रुपीज़ मिल रहा है, ठीक है, अगर मैं इसको मार्केट में बेचूं तो मुझे इसका 50,000 रुपीज़ मिल रहा है। तो तो फिर मुझे कितना लॉस होगा, इम्पेयरमेंट लॉस होगा मुझे, क्योंकि इसकी कैरिंग अमाउंट 60,000 है। अगर मैं इसको मार्केट में बेचूं तो मेरा 50,000 में बिक रहा है, ठीक है। तो इम्पेयरमेंट लॉस कितना हो गया, 10,000 का जो है वो इम्पेयरमेंट लॉस हो गया। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि इम्पेयरमेंट लॉस एक्चुअली होता क्या है। तो देन हम आगे चलते हैं। रिकवरेबल अमाउंट क्या होगा, ठीक है। रिकवरेबल अमाउंट्स का भी हम एक बार अच्छे से गो थ्रू कर लेते हैं कि रिकवरेबल अमाउंट की जो डेफिनेशन दी गई है, रिकवरेबल अमाउंट ऑफ एन एसेट और ए कैश जनरेटिंग यूनिट इज हायर ऑफ इट्स फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल एंड इट्स वैल्यू इन यूज। वैल्यू इन यूज क्या होता है, यानी कि इसका क्या है, हायर ऑफ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल एंड वैल्यू इन यूज। अब मान लो कि जो हमारा रिकवरेबल अमाउंट का फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल 15,000 है, ठीक है। इसकी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल 15,000 है। एंड वैल्यू इन यूज क्या होता है, सबसे पहले हम ये सोचेंगे कि वैल्यू इन यूज होता क्या है। मान लो मेरी कोई मशीनरी है, ठीक है, और उससे हमें उसको हमने प्रोडक्शन में लगा रखा है और उसके अकॉर्डिंग मुझे 10,000 हर बार क्या है, 10,000 जो है मुझे हर साल जो है कैश जनरेट होता है 5 ईयर्स तक। और उसका मुझे क्या करना होगा, प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे तो मान लो वो आ रहा है मेरा 35,000,
तो उससे मेरा उसको क्या बोलते हैं, वैल्यू इन यूज। देखिए वैल्यू इन यूज के डेफिनेशन नीचे पढ़ लेते हैं। वैल्यू इन यूज इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर कैश फ्लोज एक्सपेक्टेड टू बी डिराइव्ड फ्रॉम एन एसेट और ए कैश जनरेटिंग यूनिट। तो मेरे को अगर 10,000 5 साल तक इससे कैश फ्लो आ रहा है तो मैं उसकी प्रेजेंट वैल्यू लूंगी, और वो प्रेजेंट वैल्यू 35,000 है। इस तरीके से जो वैल्यू इन यूज एंड फेयर वैल्यू, अगर लेस कॉस्ट टू सेल मान लो, इसमें से कॉस्ट टू सेल मान लो इसमें से 5,000 था और तो मान लो तो वो उसमें से लेस कर देंगे, बट हम ये लेस करके फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल हम इसको लेंगे। ठीक है, तो फिर उस केस में हम क्या मानेंगे कि फेयर वैल्यू लेस, जो फेयर वैल्यू है वो मेरा कितना है, 55,000 है मान लो, हम ये मान लेते हैं। ठीक है, 55,000 में से कॉस्ट टू सेल कितना है, 5,000। ठीक है, यानी कि उसको बेचने का खर्चा 5,000। तो मेरा फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल को हम क्या लिख सकते हैं इसमें, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, FVL CTS से भी लिख सकते हैं। तो मेरा फेयर वैल्यू 55,000 था एंड कॉस्ट टू सेल मेरा जो है वो 5,000 हुआ। देन फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल हमें मेरा 50,000 हुआ। एंड वैल्यू इन यूज यानी कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज जो हुआ 35,000 हुआ। तो विच इज हायर, हायर लेंगे उसका हम। ठीक है, तो जो वो हुआ हमारा 50,000, 50,000। तो मेरा इम्पेयरमेंट लॉस कितना आया, 10,000 इम्पेयरमेंट लॉस हुआ। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। एंड देन हम आगे चलते हैं। सबसे पहले जो हमें इलस्ट्रेशन दिया हुआ है, हम इलस्ट्रेशन की तरफ चलते हैं। देखिए इसमें सबसे पहले हमें फॉर्मूला भी दिया गया है रिकवरेबल अमाउंट का, जो हमने ऊपर भी स्टडी किया था। रिकवरेबल अमाउंट ऑफ एन एसेट और ए CGU इज द हायर ऑफ इट्स फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, या कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल भी बोल सकते हैं इसको, और वैल्यू इन यूज। तो इनका हायर लेंगे हम रिकवरेबल अमाउंट। तो हमें क्वेश्चन में ये टेबल के अकॉर्डिंग भी हमें दे रखा है, तो आप इसको अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। देन हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कैरिंग वैल्यू ऑफ ए बिल्डिंग इन द बुक्स ऑफ सन लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2001 इज रुपीज 300 लाख, यानी कि कैरिंग अमाउंट हमको कितना दिया है, 300 लाख दिया है। एज ऑन दैट डेट द वैल्यू इन यूज इज 250 लाख एंड फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल इज 238 लाख। अब देखिए हमको फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल दिया 238 एंड वैल्यू इन यूज दिया है 250। तो हायर लेंगे इनका, इसका हम हायर कितना होगा, 250 लाख जो हमारा रिकवरेबल अमाउंट आएगा वो आएगा हायर ऑफ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल एंड वैल्यू इन यूज, जो कि 238 एंड 250 में से हायर होगा, तो उसको हम क्या मानेंगे, रिकवरेबल अमाउंट मानेंगे। एंड ये हमारा जो कैरिंग अमाउंट दिया गया है तो वो 300 लाख दिया गया है। तो कैरिंग अमाउंट में से रिकवरेबल अमाउंट लेस करेंगे तो हमारा क्या आएगा, इम्पेयरमेंट लॉस आएगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन का आंसर दिया नीचे हमारे को। तो बट इसमें हमसे क्या पूछा है, रिकवरेबल अमाउंट ही पूछा है। क्वेश्चन में जो पूछा गया है वो रिकवरेबल अमाउंट पूछा गया है। तो इस तरीके से जो रिकवरेबल अमाउंट जो हमारा हुआ है वो 250 लाख का रिकवरेबल अमाउंट हो गया। और अगर हमको इम्पेयरमेंट लॉस निकालना होता तो हम कैरिंग अमाउंट में से रिकवरेबल अमाउंट को लेस करते, तो वो हमारा आता इम्पेयरमेंट लॉस। बट क्वेश्चन में रिकवरेबल अमाउंट ही पूछा है। तो चलिए चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, Saturn India Limited is reviewing one of its business segments for impairment. The carrying value of its net asset. Carrying value कितनी दी गई है, 40 million दी गई है। Management has produced two computations for the value in use of the business segment. Two computations दिए हैं मैनेजमेंट ने वैल्यू इन यूज के लिए। The first value of rupees 36 million excludes the benefit to be derived from a future reorganization. But the second value of 44 million includes the benefits to be derived from the future reorganization. There is not an active market for the sale of business segment. कह रहा है कि कोई भी एक्टिव मार्केट नहीं है बिजनेस सेगमेंट की सेल करने के लिए। Whether the business segment need to be impaired, तो क्या बिजनेस सेगमेंट को इम्पेयर करने की
ज़रूरत है हमें। तो इस केस में हमें कैरिंग अमाउंट जो दिया गया है वो 40 मिलियन का दिया गया है। एंड इसमें जो हमारे को, क्योंकि कोई भी एक्टिव मार्केट नहीं है, क्योंकि हम उसको प्रोडक्ट को क्या है मार्केट में नहीं बेच सकते, ठीक है। तो उस केस में हम क्या लेंगे, तो फर्स्ट वैल्यू ऑफ 36 मिलियन एक्सक्लूड्स द बेनिफिट टू बी डिराइव्ड फ्रॉम ए फ्यूचर रीऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें हम क्या लेंगे, देखिए क्वेश्चन की तरफ एक आंसर पढ़ लेते हैं हम। बेनिफिट ऑफ द फ्यूचर रीऑर्गेनाइजेशन शुड नॉट बी टेकन इनटू अकाउंट इन कैलकुलेटिंग वैल्यू इन यूज। तो उसको रीऑर्गेनाइजेशन से, जो फ्यूचर रीऑर्गेनाइजेशन से जो बेनिफिट हो रहे हैं उसको हम should not be taken into account in calculating value in use. Therefore, the net assets of the business segment will be impaired by 4 million. तो हम इसको 4 मिलियन से इम्पेयर करेंगे नेट एसेट्स को, बिकॉज द वैल्यू इन यूज ऑफ ₹36 मिलियन इज लोअर देन द कैरिंग वैल्यू ऑफ 40 मिलियन। तो कैरिंग वैल्यू हमारा जो है वो 40 मिलियन है एंड वैल्यू इन यूज हमें जो दिया है वो 36 मिलियन दिया गया है। The value in use can be used as the recoverable amount as there is no active market for the sale of business segment। तो देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था, क्योंकि कोई भी एक्टिव मार्केट नहीं है। एक्टिव मार्केट से क्या मतलब है, क्योंकि बिजनेस सेगमेंट जो है ना उसको हम ओपन मार्केट में बेच नहीं सकते, यानी कि उसका ओपन मार्केट में कोई भी कस्टमर नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग हम उसके बेनिफिट्स को नहीं लेंगे। जो सेकंड वैल्यू ऑफ 44 मिलियन इंक्लूड्स द बेनिफिट्स टू बी डिराइव्ड फ्रॉम द फ्यूचर रीऑर्गेनाइजेशन दिया हुआ है, तो इसको हम नहीं ले सकते क्योंकि हमको कोई बेनिफिट डिराइव्ड नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम उसको ओपन मार्केट में नहीं बेच सकते, क्योंकि एक्टिव मार्केट नहीं है। तो हमको कितना हम उसको लेकर चलेंगे, 36 मिलियन को ही हम क्या मानेंगे, रिकवरेबल अमाउंट मानकर चलेंगे इस केस में, क्योंकि हमको ओपन मार्केट से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। तो उस केस में हमारे को कितना इम्पेयरमेंट लॉस होगा, 4 मिलियन का इम्पेयरमेंट लॉस हो जाएगा। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो देन हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन क्या बात करता है, सबसे पहले हम देख लेते हैं हमसे पूछा क्या गया है। कैलकुलेट इम्पेयरमेंट लॉस पूछा है, इफ एनी ऑन द प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, आल्सो कैलकुलेट द रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट हमसे पूछा है, ठीक है, एंड रिवाइज्ड डेप्रिसिएशन ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो इस क्वेश्चन में हमसे 3 चीजें पूछी हैं। आइए हम क्वेश्चन को स्टडी कर लेते हैं। मार्स लिमिटेड गिव्स द फॉलोइंग एस्टिमेट्स ऑफ कैश फ्लोज रिलेटिंग टू प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ऑन 31 मार्च 2004 की ये जो हमारे डाटा दिए गए हैं, डिस्काउंट रेट 15% दिया गया है। तो इस केस में हमको कैश फ्लोज दिए गए हैं, तो कैश फ्लोज की हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं, वैल्यू इन यूज निकालेंगे, जैसा कि हमने ऊपर डिस्कस किया था। तो इस केस में हमको कितना कैश फ्लो होगा, 15% की रेट से हम उसका वैल्यू इन यूज निकाल लेंगे एंड लास्ट में हम जो रेजिडुअल वैल्यू 500 का आ रहा है तो उसको भी हम ऐड करेंगे। तो ईयर 2004 to 5 में हमारे को 2000 का कैश जनरेट हो रहा है, देन नेक्स्ट ईयर में 3000, देन 3000 का, देन 4000 एंड देन 2500 का हमारे को कैश जनरेट हो रहा है एंड 15% की रेट से हमारे को जो वैल्यू इन यूज कितना आ जाएगा, 9513। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा वैल्यू इन यूज हमने कैसे कैलकुलेट किया। तो एंड देन हमको क्या दिया है इंफॉर्मेशन, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट वर परचेज ऑन 1 अप्रैल 2001। तो देखिए 1 अप्रैल 2001 को परचेज किया गया था और यहाँ पे बात कब की हो रही है, 31 मार्च 2004 की बात हो रही है, यानी कि 3 साल बाद की। तो इसमें से हमें 3 इयर्स का डेप्रिसिएशन लेस करना होगा, जो कि 20,000 हमारे को कॉस्ट है। नीचे हमको देखिए इन्फॉर्मेशन क्या दी गई है, यूजफुल लाइफ 8 इयर्स दी गई है, रेजिडुअल वैल्यू भी हमें दी गई है जो कि 500 लाख की दी गई है। तो इसके लिए हमारा जो फॉर्मूला है, कॉस्ट लेस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल यूजफुल लाइफ एंड जितना ईयर्स का हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, 3 इयर्स का डेप्रिसिएशन हम कैलकुलेट करना है, तो इससे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो कैरिंग अमाउंट आ गया 12,687 हमारा कैरिंग अमाउंट आ गया। अब देखो हमारे पास वैल्यू इन यूज आ गया, कैरिंग अमाउंट भी आ गया एंड फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल हमको क्वेश्चन में दिया गया है 10,000। तो हमारा जो फॉर्मूला है वो अप्लाई करेंगे, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल एंड वैल्यू इन यूज विच एवर इज
हायर, इसको क्या लेंगे हम, रिकवरेबल अमाउंट। तो वैल्यू इन यूज हमारा 9513 है एंड फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल 10,000 है। तो रिकवरेबल अमाउंट दोनों का हायर लेना होगा, विच एवर इज हायर का जो है वो रिकवरेबल अमाउंट होगा हमारा 10,000। ठीक है, तो देन हमको क्या निकालना है, इम्पेयरमेंट लॉस निकालना है। तो कैरिंग अमाउंट में से हम रिकवरेबल अमाउंट लेस कर देंगे तो हमारे को इम्पेयरमेंट लॉस आ जाएगा 2687। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। देन हम देखिए हमसे क्या पूछा है क्वेश्चन में, इम्पेयरमेंट लॉस पूछा है हमसे, हमने इम्पेयरमेंट लॉस निकाल दिया। इफ एनी ओन द प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, आगे कह रहा है आल्सो कैलकुलेट द रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट। तो रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट हम कैसे निकालेंगे, जो हमारा कैरिंग अमाउंट है तो उस कैरिंग अमाउंट में से हम जो इम्पेयरमेंट लॉस है उसको लेस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट आ जाएगा। तो जो कैरिंग अमाउंट में से जो इम्पेयरमेंट लॉस है वो 2687 का हमने लेस किया तो हमारा जो रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट आ गया 10,000 का। आगे उसने रिवाइज्ड डेप्रिसिएशन भी पूछा है। देखिए एक बात ध्यान से सुनना आप, आई थिंक कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपसे रिवाइज्ड डेप्रिसिएशन पूछा है तो रिवाइज्ड डेप्रिसिएशन के लिए हमें क्या लेना होगा, रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट ही लेना होगा। क्या लेना होगा, रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट, और उसमें से हमें क्या लेस करना होगा, रेजिडुअल वैल्यू को लेस करना होगा। एंड देन जितनी यूजफुल लाइफ बैलेंस बची है, तो यूजफुल लाइफ कितनी बची है, देखो 3 इयर्स तो यहीं पे हो गए थे एंड टोटल यूजफुल लाइफ कितनी दी थी, 8 इयर्स दी थी। तो हमारी यूजफुल लाइफ कितनी बची, बैलेंस 5 इयर्स की यूजफुल लाइफ बची। तो इसके अकॉर्डिंग जो रिवाइज डेप्रिसिएशन कितना आएगा, रिवाइज कैरिंग अमाउंट लेस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ। रिमेनिंग लाइफ कितना है, 5 इयर्स। तो हमारा डेप्रिसिएशन कितना आ जाएगा, आगे के 5 सालों में पर ईयर डेप्रिसिएशन 1900 का डेप्रिसिएशन आ जाएगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार आप इसको अच्छे से गो थ्रू कर लेंगे तो आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन क्या कहता है, जुपिटर लिमिटेड ए लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ स्टील इज हैविंग ए फर्नेस विच इज कैरिड इन द बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 2001 एट ₹250 लाख। तो ये हमें क्या दिया गया है, कैरिंग अमाउंट दिया गया है, क्योंकि लिखा गया है कि विच इज कैरिड इन द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में जो अमाउंट लिखा गया है वो कैरिंग अमाउंट होगा हमारा 250 लाख। एज सेट दैट डेट द वैल्यू इन यूज एंड फेयर वैल्यू इज ₹200 लाख। तो इसने क्या दिया, दोनों सेम वैल्यू दी गई है, वैल्यू इन यूज भी 200 लाख है एंड फेयर वैल्यू भी 200 लाख है। देन हमें क्या इंफॉर्मेशन दी गई है आगे, द कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल इज 13 लाख। तो कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल जो है वो 13 लाख है। तो हमें क्या लेना होता है, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल और वैल्यू इन यूज विच एवर इज हायर। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल कितना होगा, 200 लाख में से हम कितना लेस करेंगे, कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल यानी कि कॉस्ट ऑफ सेल, जो हमारा सेल करने में जितना खर्चा हुआ 13 लाख का, तो वो हमारा फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल कितना आ गया 187 और वैल्यू इन यूज 200। तो इसका हमें क्या लेना होता है, रिकवरेबल अमाउंट के लिए कैसे कैलकुलेट करते हैं, यस, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल और वैल्यू इन यूज विच एवर इज हायर। तो वो हमारा क्या होगा, रिकवरेबल अमाउंट। तो रिकवरेबल अमाउंट हमारा कितना हो गया, 200 का जो हो गया हमारा रिकवरेबल अमाउंट हो गया। तो यहाँ से हम इसको इम्पेयरमेंट लॉस कैलकुलेट कर लेंगे। आई होप कि आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मरकरी लिमिटेड हैज एन identifiable asset with the carrying amount of ₹1,000. Its recoverable amount is ₹650। यानी कि कैरिंग अमाउंट हमारे को दिया है 1000 एंड रिकवरेबल अमाउंट 650। तो इम्पेयरमेंट लॉस हमारा कितना हो गया, 350 का इम्पेयरमेंट लॉस हो गया। टैक्स रेट इज 30% एंड टैक्स बेस ऑफ एसेट इज ₹800। तो ये हमारा जो इंडेक्स 12 से है, ये इसमें जो इंडेक्स 12 का रेफरेंस का एक इसमें प्रोविजन डाला गया है। आगे जो आपको इंडेक्स 12 करेंगे हम उसमें और भी क्लियर हो जाएगा। एक बार हम यहाँ से भी समझ लेते हैं। तो यहाँ पे टैक्स बेस 800 दिया गया है। इम्पेयरमेंट लॉसेस आर नॉट डिडक्टिबल फॉर टैक्स पर्पजेज। उसने बोला कि इम्पेयरमेंट लॉसेस आर नॉट डिडक्टिबल फॉर टैक्स पर्पजेज।
what would be the impact of impairment loss on related deferred tax asset liability against the revised carrying amount of the asset। तो इसमें हमसे क्या पूछा है, what would be the impact of impairment loss on related deferred tax asset या deferred tax liability पर क्या impact होगा। तो हमको जो टैक्स बेस दिया गया है वो 800 दिया गया है। देखिए अभी कैरिंग अमाउंट हमारा ज़्यादा है टैक्स बेस से, तो हमारा क्या बनेगा, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी बनेगा। डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी हमें कैलकुलेट करना होगा, तो इसके लिए हमारा जो टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस जो आ गया हमारा वो 200 का टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस आ गया। 1000 माइनस 800, 200 का टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस आ गया। देन हम इस पर 30% की रेट से DTL निकालेंगे। इसको क्या बोलते हैं, DTL। DTL निकालेंगे, हमारा DTL कितना आ गया, 60 रुपीज़ हमारा DTL आ गया। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आगे हमें देखिए जो हमारा इम्पेयरमेंट लॉस था वो 350 का था, उसको हम कुछ नहीं करेंगे, उस पर टैक्स बेस नहीं होता। देखो इम्पेयरमेंट लॉसेज आर नॉट डिडक्टिबल फॉर टैक्स पर्पसेस, तो इसमें से हम कोई भी टैक्स की रेट को लेस नहीं करेंगे। अब यानी कि टैक्स बेस को लेस नहीं करेंगे। अब इसमें जो हमारा आ गया इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस। ये क्योंकि ब्रैकेट में दिया गया है तो ये भी ब्रैकेट में दिया गया है हमारे को, तो ये हमारा डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस हो गया। इसको हम अलग उससे ताकि आइडेंटिफाई हो जाए अलग कलर से मार्क कर लेते हैं। ये हमारा क्या हो गया, डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस हो गया। तो डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस में से फिर हमारा ये क्या आएगा, इसको हम क्या बोलेंगे, DTA बोलेंगे, क्योंकि ये हमारा DTA है। और ये देखो इसमें भी हमारे को इसमें लिखा गया है एसेट, क्योंकि ये ब्रैकेट में दिया गया है तो ये DTA है हमारा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो हमारा यहाँ पे जो DTL है वो रिवर्स हो जाएगा एंड DTA हमारा कितना बचेगा, 45 का हमारा DTA बचेगा। एंड आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे हमारा जो है 150 का डिडक्टिबल टेम्परेरी डिफरेंस बचेगा, क्योंकि ये ब्रैकेट में है। तो ये ग्रीन कलर से आप समझ जाएंगे कि जो सारी बात हो रही है वो डिडक्टिबल टेम्परेरी डिफरेंस की बात हो रही है। और यहाँ से ये हमारा DTA है, ये हमारा DTA बचा कितना, 45 का जो है वो DTA बचा। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा और आप इसको एक बार अच्छे से गो थ्रू कर लीजिएगा। अदरवाइज हम जब इंड एस 12 करेंगे तो ये क्वेश्चन हम दोबारा एक बार देख लेंगे। अभी आपके लिए आई होप कि इनफ है एक अंडरस्टैंडिंग के लिए। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इलस्ट्रेशन 6। इलस्ट्रेशन 6 क्या कहता है, ये एक थ्योरी क्वेश्चन है बट फिर भी हम डिस्कस कर लेते हैं इसको। जो कंपनी में इसमें क्या दिया गया है, देखिए एक कंपनी है, ये कंपनी ऑपरेट्स ए माइन इन ए कंट्री वेयर लेजिस्लेशन रिक्वायर्स दैट द ओनर मस्ट रिस्टोर द साइट on completion of its mining operations. The cost of restoration includes the replacement of the overburden which must be removed before mining operations commence. A provision for the cost to replace the overburden was recognized as soon as the overburden was removed. तो आगे क्या दिया गया है, the amount provided was recognized as part of the cost of the mine and is being depreciated over the mine's useful life. The carrying amount of the provision for restoration cost is rupees 500, which is equal to the present value of the restoration cost. तो इसमें जो cost दी गई है, restoration cost दी जा रही है जो, तो उसकी cost दी गई है 500। तो इसके रिगार्डिंग हमें देखिए कैरिंग अमाउंट दिया गया है, तो कैरिंग अमाउंट में से भी हम रिस्टोरेशन कॉस्ट को लेस करेंगे। एंड ये जो हमें दिया गया है वैल्यू इन यूज ऑफ द माइन इज अप्रोक्सीमेटली 1200, तो इसमें से भी हम जो है रिस्टोरेशन कॉस्ट को लेस करेंगे क्योंकि ये हमारा खर्चा है, ठीक है। तो इसमें से ये हमारा 700 हमारा ये बचेगा एंड हमारा जो कैरिंग अमाउंट बचेगा वो हमारा 500 बचेगा, क्योंकि रिस्टोरेशन कॉस्ट को हमें लेस करना होगा, ठीक है। और आगे जो हमें ऊपर दिया गया है, ये दिया गया है कि द एंटिटी हैज़ रिसीव्ड वेरियस ऑफर्स टू बाय द माइन एट ए प्राइस ऑफ अराउंड 800। तो ये हमें ये सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है।
तो इसमें दिया गया कि फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल जो है वो हमारा 800 है। द अमाउंट कंसिडर रिस्टोरेशन कॉस्ट दैट हैव ऑलरेडी बीन प्रोवाइडेड एज द रिजल्ट। वैल्यू इन यूज हमारा कितना हो गया, जो वैल्यू इन यूज जो हमारे को निकला है वो हमारा 700 आया है। तो वैल्यू इन यूज एंड फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल विच एवर इज हायर हम लेते हैं तो वो 800 हो जाएगा। एंड देन हमारा जो कैरिंग अमाउंट है, देखिए कैरिंग अमाउंट है वो हमारा 500 हो गया। एंड जो हमारा रिकवरेबल अमाउंट कितना हो गया, 800 हो गया। ठीक है, रिकवरेबल अमाउंट हमारा 800 का हो गया क्योंकि विच एवर इज हायर लेते हैं। तो इसमें हमारा क्या है, कोई भी इम्पेयरमेंट लॉस नहीं है, देयर इज नो इम्पेयरमेंट लॉस। तो ये इसमें डायरेक्ट लिखा हुआ है क्लियरली कि हमारा कोई भी इम्पेयरमेंट लॉस नहीं है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। देन हम एक बार आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। देखिए इसमें कुछ एक कॉन्सेप्ट दिया गया है, एलोकेटिंग गुडविल टू कैश जनरेटिंग यूनिट। ये एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारा कि गुडविल को कैश जनरेटिंग यूनिट में कैसे हम एलोकेट करेंगे। तो देखिए जो कैश जनरेटिंग यूनिट है तो उसमें क्या होती है, जो हमारा बिजनेस है तो उसमें हमारा गुडविल भी होता है, बट हम गुडविल को क्या है कि अलग से नहीं बेच सकते। जब हम पूरा बिजनेस बेचेंगे तभी हम गुडविल को बेच सकते हैं, नहीं तो हम मार्केट में जाके ये नहीं बोल सकते कि आप मेरी गुडविल खरीद लो। वो कैसे खरीदेगी, क्योंकि उसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से हम गुडविल से रिलेटेड जो है सबसे पहले जो इम्पेयरमेंट होगा तो सबसे पहले हम उसको गुडविल से हम उसको सेट ऑफ करेंगे, सबसे पहले जो भी इम्पेयरमेंट लॉस को है, देन हम बाकी एसेट्स से सेट ऑफ करेंगे। तो देन एक बार हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए जो हमें क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे, एंटिटी ए अक्वायर्स एंटिटी बी फॉर ₹50 मिलियन। 50 मिलियन में एक्वायर किया, ऑफ विच 35 मिलियन इज द फेयर वैल्यू ऑफ आइडेंटिफाइबल एसेट्स। यानी कि परचेज कंसिडरेशन तो 50 मिलियन का दिया है और जो फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स है वो 35 मिलियन की है। तो गुडविल हमारा कितना आ जाएगा, क्योंकि हमको पता है पीसी माइनस नेट एसेट्स जो हमारा होगा तो वो कितना, वो आ जाएगा गुडविल आ जाएगा हमारा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये हमारा गुडविल आ जाएगा। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोलता है। द एक्विजिशन ऑफ बी लिमिटेड इज टू बी इंटीग्रेटेड इनटू टू ऑफ एंटिटी एज CGU विद द नेट एसेट्स बीइंग एलोकेटेड एज फॉलोज। तो इसमें CGU1 एंड CGU2 में इसको डिवाइड किया है जो फेयर वैल्यू को 25 एंड 10। एंड देन हमें आगे अलग से दिया गया है कि इन एडिशन टू द नेट एसेट्स acquired that are assigned to CGU2, the acquiring entity expects CGU2 to benefit from certain synergies related to the acquisition, is expected to realize higher sales of its products because of access to the acquired entity's distribution channels. There is no synergetic goodwill attributable to the other CGUs. एंड देन परचेज कंसिडरेशन में दिया गया है 33 मिलियन एंड 17 मिलियन का। तो परचेज कंसिडरेशन ये अलग से CGU1 एंड CGU2 का दिया गया है। इसमें से हम नेट एसेट्स को लेस करेंगे 25 एंड 10, देन हमारा गुडविल कितना आ जाएगा 8 एंड 7, एंड टोटल बेसिस पे निकालेंगे तो 15 रुपीज़ का जो है वो हमारा गुडविल आ जाएगा। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो हम आगे चलते हैं। ये आगे हमें एक कॉन्सेप्ट दिया गया है, एलोकेटिंग कॉर्पोरेट एसेट्स टू कैश जनरेटिंग यूनिट। देखिए कॉर्पोरेट एसेट्स टू कैश जनरेटिंग यूनिट को हम कैसे एलोकेट करते हैं, इससे रिलेटेड ये हमें क्वेश्चन दिया गया है। जो इससे रिलेटेड आगे जो कॉन्सेप्ट होगा तो हम उसको आगे करेंगे। एक बार ये क्वेश्चन में हमारा जो है कॉन्सेप्ट अलग तरीके से है, जब इससे रिलेटेड जब हमारा कॉन्सेप्ट क्वेश्चन आएगा तभी हम इस कॉन्सेप्ट को साथ साथ में रिवाइज करेंगे। तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अर्थ इंफ्रा लिमिटेड हैज 2 कैश जनरेटिंग यूनिट A and B. There is no goodwill within the units carrying values. The carrying values of CGU are CGU A for 20 million and CGU B for 30 million. तो CGU A कितना है 20 मिलियन का, CGU B है 30 मिलियन का। The company has an office building which is
which it is using as an office headquarter and has not been included in the above values and can be allocated to the units on the basis of their carrying values। यानी कि जो ऑफिस बिल्डिंग है उसको इसमें इंक्लूड नहीं किया गया। देखिए जो ऊपर जो कॉन्सेप्ट दिया गया है, देखो एलोकेटिंग कॉर्पोरेट एसेट टू कैश जनरेटिंग यूनिट्स, इसको एक बार हम समझ ही लेते हैं यहीं पे कि इसमें क्या दिया गया है कि जो कॉर्पोरेट एसेट्स है, देखिए अब हमारी एक फैक्ट्री भी है, ठीक है। फैक्ट्री में मान लो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं शुगर का, ठीक है, शुगर का हम प्रोडक्शन कर रहे हैं। एक अलग से हमारा ऑफिस भी है, ऑफिस बना हुआ है हमारा, तो ऑफिस में जो इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं, ठीक है, तो वो हम उसको क्या बोलेंगे, कॉर्पोरेट एसेट्स बोलेंगे। जो ऑफिस में हमारा इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं, जो एसी लगा हुआ है ऑफिस में, वो तो कैश जनरेट नहीं करता, क्योंकि जो फैक्ट्री है, फैक्ट्री में हम जो मशीनें लगा रखी हैं हमने, तो वहां से हमारा कैश जनरेट हो रहा है। बट जो हमारा ऑफिस में जो इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं, जो एसी लगा हुआ है, वो क्या कर रहा है, उसकी वजह से इनडायरेक्टली जो है हमारे को कैश इनफ्लोज आ रहा है। क्योंकि अगर ऑफिस में काम नहीं होगा तो फैक्ट्री नहीं चलेगी, तो ऑफिस की वजह से जो है हमें इनडायरेक्ट जो है कैश फ्लोज आ रहा है। तो इसलिए जो ऑफिस की जो एसेट्स है, जिसको हम कॉर्पोरेट एसेट्स बोलते हैं, तो उसको भी हम अपनी फैक्ट्री की एसेट्स में इंक्लूड करेंगे, क्योंकि वो हमारा टोटल एसेट्स में अकाउंट होगा। तो इस तरीके से हम क्या है, उसको हम इंक्लूड करेंगे, क्योंकि जो ऑफिस की एसेट है वो इंडिपेंडेंटली कैश जनरेट नहीं कर रही, या तो वो इंडिपेंडेंटली कैश जनरेट भी कर सकती है। देखिए हम एक बार इसको रीड कर लेते हैं, क्या लिखा है। कॉर्पोरेट एसेट्स आर एसेट्स अदर देन गुडविल दैट कंट्रीब्यूट टू द फ्यूचर कैश फ्लोज ऑफ बोथ द कैश जनरेटिंग यूनिट अंडर रिव्यू एंड अदर कैश जनरेटिंग यूनिट्स। Corporate assets include group or divisional assets such as the building of headquarter। देखिए जो हेडक्वार्टर की बिल्डिंग है, जो हमारी ऑफिस की बिल्डिंग है, वो हमें इनडायरेक्टली हेल्प कर रही है फैक्ट्री को चलाने में, जिसकी वजह से हमारा कैश जनरेट हो रहा है। द स्ट्रक्चर ऑफ एन एंटिटी डिटरमाइंस वेदर एन एसेट मीट्स दिस स्टैंडर्ड्स डेफिनेशन ऑफ कॉर्पोरेट एसेट्स फॉर ए पार्टिकुलर कैश जनरेटिंग यूनिट। डिस्टिंक्टिव करेक्टरिस्टिक्स दिए गए हैं, दे डोंट जनरेट कैश इनफ्लोज इंडिपेंडेंटली, यानी कि इंडिपेंडेंटली क्या है, कैश जनरेट नहीं करती ऑफ अदर एसेट्स और ग्रुप ऑफ एसेट्स। देयर कैरिंग अमाउंट कैन नॉट बी फुल्ली एट्रीब्यूटेड टू द कैश जनरेटिंग यूनिट, क्योंकि ये इंडिपेंडेंटली जो है ऑफिस का जो एसी है वो इंडिपेंडेंटली क्या नहीं कर सकता, कैश जनरेट नहीं कर सकता। बिकॉज कॉर्पोरेट एसेट्स डोंट जनरेट सेपरेट कैश फ्लोज, क्योंकि वो सेपरेट कैश फ्लोज जनरेट नहीं करते। दे आर टेस्टेड फॉर इम्पेयरमेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ सीजीयू। तो उसको हम किस में शामिल करते हैं, जो ऑफिस की जो बिल्डिंग है, जो ऑफिस का एसी है, तो उसको हम सीजीयू में ही इंक्लूड करेंगे, तो और ग्रुप ऑफ सीजीयू में टू विच द एसेट्स बिलोंग्स। इन टेस्टिंग ए कैश जनरेटिंग यूनिट फॉर इम्पेयरमेंट एन एंटिटी शैल आइडेंटिफाई ऑल द कॉर्पोरेट एसेट्स दैट रिलेट टू CGU under review. If a portion of the carrying amount of a corporate assets can be allocated on a reasonable and consistent basis to that unit, the entity compares the carrying amount of the unit। तो इसलिए अगर वो इंडिपेंडेंटली कैश जनरेट कर सकती है, तो सबसे पहले हम उसको अलग से इम्पेयर करने की कोशिश करेंगे, और अलग से कैश जनरेट नहीं करती है तो हम उसको CGU में इंक्लूड करेंगे। आई होप कि आपको समझ में आया गया होगा। तो इस तरीके से जो हमारी जो देखिए जो CGU दे रखी है, CGU A एंड CGU B जो दे रखी है, वो 20 एंड 30 मिलियन का दे रखा है। अब ये ऑफिस की जो कॉर्पोरेट एसेट्स है वो इंडिपेंडेंटली कैश जनरेट तो नहीं कर सकती, तो उसको हम जो CGU A और CGU B में बांटेंगे 10 मिलियन को, जो इनकी कैरिंग वैल्यू के रेशियो में हम इसको बांटेंगे, ठीक है। तो ये हमारा आ गया 4 एंड 6, इसको हम 2:3 की रेशियो में हम इसको डिवाइड करेंगे 10 मिलियन को, जो कि हमारी कॉर्पोरेट एसेट्स है 10 मिलियन की। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो टोटल हमारा कैरिंग वैल्यू कितना हो गया, कैरिंग अमाउंट, देखिए क्या लिखा है, कैरिंग वैल्यू ऑफ CGU आफ्टर एलोकेशन ऑफ कॉर्पोरेट एसेट्स। जो कॉर्पोरेट एसेट हमने एलोकेट की है कितने की, 10 मिलियन की, तो उसके बाद हमारी कैरिंग वैल्यू इंक्रीज होकर कितना हो गया, 20 से 24 हो गया, एंड 30 से 36 का हमारा कैरिंग वैल्यू हो गया, एंड टोटल
50 टोटल कितना होगा, सॉरी 60 हमारा कैरिंग वैल्यू हो गया। देन हम आगे क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है, द रिकवरेबल अमाउंट्स आर बेस्ड ऑन वैल्यू इन यूज ऑफ ₹18 मिलियन एंड 38 मिलियन फॉर CGU-B। तो हमारे को रिकवरेबल अमाउंट दिया है 18 मिलियन एंड 38 मिलियन, तो हमारा इम्पेयरमेंट लॉस आ जाएगा CGU-A में 6 मिलियन का, एंड हमारा CGU-B में कोई भी इम्पेयरमेंट लॉस नहीं है। देन हमारा जो ये इस तरीके से आ जाएगा। तो इम्पेयरमेंट लॉस विल बी एलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 4/24 अगेंस्ट द बिल्डिंग A 1 मिलियन एंड 20/24 अगेंस्ट द अदर एसेट्स 5 मिलियन। ठीक है, तो जो इसको इस रेशो में हम बांटेंगे, जो 6 का जो इम्पेयरमेंट लॉस है उसको CGU की एंड जो है ऑफिस बिल्डिंग की रेशो में उसको बांटेंगे, यानी कि जो हमारी ऑफिस बिल्डिंग है वो लेस होकर कितनी बचेगी, 3 मिलियन की, क्योंकि उसको 20:4 के रेशो में हम इसको एलोकेट करेंगे इम्पेयरमेंट लॉस को। एंड हमारा जो ये कैरिंग वैल्यू है वो कितना बचेगा हमारा, 5 लेस करेंगे हम कितने में से, 20 में से कितने लेस करेंगे, 5 मिलियन का जो है इम्पेयरमेंट लॉस लेस करेंगे, तो हमारा 15 मिलियन की कैरिंग अमाउंट बचेगी। एंड जो हमारी ऑफिस बिल्डिंग है वो कितने की बचेगी, यहाँ पे लिखा नहीं हुआ बट मैं आपको एक बार इसको क्लियर कर रही हूँ कि हमारा कितना बचेगा, हमारा ऑफिस बिल्डिंग 3 मिलियन का ऑफिस बिल्डिंग बचेगा। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन 8 कवर हो गया। देन हम चलते हैं क्वेश्चन 9 की तरफ। ये एक हमारा सिंपल थ्योरी क्वेश्चन है, आप इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसमें देखिए क्या पूछा है, हाउ टू काउंट फॉर इम्पेयरमेंट लॉस ऑफ मशीन। तो इम्पेयरमेंट लॉस को कैसे काउंट करेंगे, इसमें यही पूछा गया है। देखिए इसमें क्या पूछा गया है, ए मशीन है सफर्ड फिजिकल डैमेज बट इज स्टिल वर्किंग। फिजिकल डैमेज हुआ है बट वो क्या कर रही है, वर्क कर रही है। आल्दो नॉट वेल एज वेल बिफोर बट इट वाज डैमेज, द मशीन्स फेयर वैल्यूलेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल इज लेस देन इट्स कैरिंग अमाउंट, यानी कि जो कैरिंग अमाउंट से कम है इसकी फेयर वैल्यूलेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल, तो वहाँ पे हमें क्या होगा, इम्पेयरमेंट लॉस होगा। द मशीन डज नॉट जनरेट इंडिपेंडेंट कैश इनफ्लोज। ठीक है, द स्मॉलेस्ट आइडेंटिफाइबल ग्रुप ऑफ एसेट्स दैट इंक्लूड्स द मशीन एंड जनरेट कैश इनफ्लोज that are largely independent of the cash inflows from other assets is the production line to which the machine belongs. The recoverable amount of the production line shows that the production line taken as a whole is not impaired. तो इस केस में हमसे क्या पूछा है, assumption 1 क्या कहती है, budget forecast approved by management reflect no commitment of management to replace the machine, क्योंकि उसका रिप्लेसमेंट करने का कोई भी कमिटमेंट नहीं है। तो इस केस में इन्होंने क्या बोला है, देखिए द रिकवरेबल अमाउंट ऑफ मशीन अलोन कैन नॉट बी एस्टिमेटेड बिकॉज द मशीन्स वैल्यू इन यूज मे डिफर फ्रॉम इट्स फेयर वैल्यूलेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल and can be determined only for the cash generating unit to which the machine belongs. The production line is not impaired. इसमें लिखा गया है कि प्रोडक्शन लाइन को इम्पेयर नहीं किया गया, तो इस केस में क्या है, देयर फॉर नो इम्पेयरमेंट लॉस इज रिकॉग्नाइज, तो कोई भी इम्पेयरमेंट लॉस क्या है वो रिकॉग्नाइज नहीं किया जाएगा। एंड एंटिटी क्या करेगी, उस पर डेप्रिसिएशन इस पर लगाएगी according to the useful life. Perhaps a shorter depreciation period or a faster depreciation method is required to reflect the expected remaining useful life of the machine. तो इसमें यही बोला गया, क्योंकि क्वेश्चन में ही बोला गया कि कोई भी इम्पेयर नहीं किया गया है मशीनरी को, तो उस पर हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन लगाएंगे। तो सेकंड एजम्पशन में क्या बोला है, बजट्स फोरकास्ट अप्रूव्ड बाय मैनेजमेंट रिफ्लेक्ट ए कमिटमेंट ऑफ मैनेजमेंट टू रिप्लेस द मशीन एंड सेल इट नियर फ्यूचर। तो उसको क्या करेगी, रिप्लेस करेगी मशीन को और नियर फ्यूचर में बेचेगी। ठीक है, तो ऊपर वाले में यही डिफरेंस है और नीचे वाले में यही डिफरेंस है कि ऊपर तो कोई भी रिप्लेसमेंट नहीं हो रहा था, तो हमें उसको क्या किया, डेप्रिसिएशन लगाया हमने ऊपर वाले में, क्योंकि मशीन वही चल रही थी हमारी और कोई हमने बेचा नहीं, तो इम्पेयरमेंट लॉस भी नहीं होगा, तो हम उसको डेप्रिशिएट करेंगे। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, उसको रिप्लेस कर रहे हैं। कैश फ्लोज फ्रॉम कंटिन्यूइंग यूज ऑफ द मशीन अंटिल इट्स डिस्पोजल आर एस्टिमेटेड टू बी नेग्लिजिबल। जो कैश फ्लोज है वो नेग्लिजिबल है। हाउ टू अकाउंट फॉर द इम्पेयरमेंट लॉस ऑफ मशीन इन अबव सिनेरियोज। तो इस केस में हमारे को क्या होगा,
इम्पेयरमेंट लॉस को रिकॉग्नाइज करेंगे, क्योंकि इस केस में हम मशीन को बेच रहे हैं। तो आई होप कि आपको ये समझ में आएगा। आप इसको एक बार पढ़ेंगे तो और भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। एक मैंने आपको ये गो थ्रू करवा दिया क्वेश्चन। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो कि एक हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर सकते हैं। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए हमारा। इस क्वेश्चन को आइए हम ध्यान से पढ़ते हैं। ऑन 1 अप्रैल 2001, हम आज की डेट में कहाँ पर है, 1 अप्रैल 2001 में, ठीक है। वीनस लिमिटेड अक्वायर्ड 100% ऑफ सैटर्न लिमिटेड फॉर ₹4 लाख, यानी कि उसने क्या किया, पीसी कितना दिया, परचेज कंसिडरेशन 4 लाख। द फेयर वैल्यू ऑफ द नेट आइडेंटिफाइबल एसेट्स वाज ₹3,20,000 एंड गुडविल वाज ₹80,000, ठीक है। तो नेट आइडेंटिफाइबल एसेट्स की जो फेयर वैल्यू थी वो 3,20,000 थी। इस तरीके से 4 लाख में से 3,20,000 हमने लेस किया, तो हमारा गुडविल ऑटोमेटिकली 80,000 आ गया। तो हमारे को ये इन्फॉर्मेशन दी है। आगे हम चलते हैं। द सैटर्न लिमिटेड इज इन कोल माइनिंग बिजनेस, कोल माइनिंग बिजनेस में है। गवर्नमेंट हैज कैंसल्ड लाइसेंसेस गिवन टू इट इन फ्यू स्टेट्स। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, लाइसेंस कैंसिल कर दिया है फ्यू स्टेट्स में। तो एज ए रिजल्ट सैटर्न लिमिटेड्स रेवेन्यू इज एस्टिमेटेड टू गेट रिड्यूस बाय 30%। मतलब कि गवर्नमेंट ने लाइसेंस कैंसिल कर दिया, तो इसका इंडिकेटर है कि वहाँ पे इम्पेयरमेंट हो रहा है। देखिए लिखा भी है कि द एडवर्स चेंज इन मार्केट प्लेस एंड रेगुलेटरी कंडीशन इज एन इंडिकेटर ऑफ इम्पेयरमेंट। तो ये इम्पेयरमेंट का इंडिकेटर है कि यहाँ पे इम्पेयरमेंट हो रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है उसमें क्या है, लाइसेंस को कैंसिल कर दिया गया है। एज ए रिजल्ट वीनस लिमिटेड हैज़ टू एस्टिमेट द रिकवरेबल अमाउंट, तो उसको रिकवरेबल अमाउंट एस्टिमेट करना होगा। एंड नेट एसेट्स ऑफ सैटर्न लिमिटेड ऑन 31 मार्च 2003। अब कितने साल के बाद, 2 साल के बाद की बात कर रहा है। देखिए 2 साल के बाद जो है हमें इसका रिकवरेबल अमाउंट, हमें इसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे वीनस लिमिटेड हैज़ टू एस्टिमेट द रिकवरेबल अमाउंट ऑफ गुडविल एंड नेट एसेट्स ऑन 31 मार्च 2003। तो हम आगे पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को, बाद में इसको सॉल्व करेंगे। वीनस लिमिटेड यूजेस स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन। द यूजफुल लाइफ ऑफ सैटर्न लिमिटेड एसेट इज एस्टिमेटेड टू बी 20 ईयर्स की यूजफुल लाइफ दी गई है, विद नो रेजिडुअल वैल्यू। नो इंडिपेंडेंट कैश इनफ्लोज कैन बी आइडेंटिफाइड टू एनी इंडिविजुअल एसेट। So the entire operation of Saturn Limited is to be treated as CGU due to the regulatory intangible. It is not possible to determine the selling price of Saturn Limited as a CGU. Its value in use is estimated by the management. तो value in use कितनी estimate की गई है, 2,12,000। और ये कब की बात चल रही है, अभी तक हमारी 31 मार्च 2003 की ही बात चल रही है। ये हमारी अभी हम 31 मार्च 2003 तक की ही बात कर रहे हैं। देन हम आगे देखिए, आगे चलते हैं। आगे कल का है, अभी आ गए हैं 31 मार्च 2005 की डेट पर। तो यानी कि हमें यहाँ पे 2 साल और यहाँ पे डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा, 2 साल का और बाद की बात की गई है। तो देन क्या बोला कि गवर्नमेंट री इंस्टेट्स द लाइसेंस। गवर्नमेंट ने क्या किया, री इंस्टेट कर दिया लाइसेंस ऑफ सैटर्न लिमिटेड। तो इस केस में क्या है, हमें को क्या होगा, रिवर्सल करना होगा। तो ये रिवर्सल से रिलेटेड एक कंसेप्ट है यहाँ पे। द मैनेजमेंट एक्सपेक्ट्स ए फेवरेबल चेंज। तो उस वजह से जो गवर्नमेंट है लाइसेंस को रीइंस्टेट कर रही है, तो फेवरेबल चेंज होगा इन नेट कैश फ्लो। एंड देयर इज इंडिकेटर दैट एन इम्पेयरमेंट लॉस मे हैव रिवर्स, यानी कि रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस क्या है यहाँ पे होगा। तो उसको हम आगे देखेंगे। रिकवरेबल अमाउंट ऑफ सैटर्न लिमिटेड नेट एसेट इज री एस्टिमेटेड। तो रिकवरेबल अमाउंट को री एस्टिमेटेड क्या करना है, यहाँ पे वैल्यू इन यूज दी गई है यहाँ पे 3,04,000। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल 2,90,000। तो रिकवरेबल अमाउंट आपको पता है, हम इसका विच एवरेज हायर लेते हैं तो वो कितना हो जाएगा, 3,04,000 हो जाएगा, जो कि हमारा हायर है। तो आगे हमें क्या पूछा है, कैलकुलेट द इम्पेयरमेंट लॉस इफ एनी, also show the accounting treatment for reversal of impairment loss and the subsequent depreciation thereon। तो हमसे रिवर्सल का भी पूछा है इन्होंने। नंबर 1 क्या पूछा है, इम्पेयरमेंट लॉस पूछा है। नंबर 2 क्या पूछा है, रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस कितना होगा। तो हमसे ये पूछा है। तो आइए इस क्वेश्चन को हम करते हैं।
हमने इस क्वेश्चन को एक अच्छे तरीके से सोल्व किया हुआ है, हम इसको अपने नोट्स में से ही कवर करेंगे। देखिए हमारे को ये दिया गया है, इसमें नेट एसेट्स दी गई है 3,20,000 की, गुडविल 80,000 की दी गई थी। कब की बात की जा रही थी? 1 अप्रैल 2001 की बात की जा रही थी। देन हम 2 इयर्स का डेप्रिसिएशन लेस करेंगे इसमें, क्योंकि 31 मार्च 2003 को हमारा जो है वो रिकवरेबल अमाउंट दिया गया है 2,12,000 का। इस तरीके से जो हमारा गुडविल पर कभी भी क्या है, डेप्रिसिएशन नहीं लगता, क्योंकि हम गुडविल को अलग से नहीं बेच सकते, तो गुडविल पर अलग से डेप्रिसिएशन कभी भी नहीं लगता। तो इस तरीके से जो हमारा कैरिंग अमाउंट 3,68,000 का आ जाएगा, एंड जो रिकवरेबल अमाउंट है वो 2,12,000 का आ जाएगा। तो ये जो हमारा 1,56,000 का जो आ गया इम्पेयरमेंट लॉस आ गया। तो 1,56,000 में से सबसे पहले हम गुडविल को उड़ाएंगे, 80,000, एंड देन हम उसके बाद क्या करेंगे, 76,000 नेट एसेट्स में से इम्पेयरमेंट लॉस को कवर करेंगे। तो हमारा रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट 2,12,000 आ जाएगा, एंड इस तरीके से हमारा रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट 2,12,000 आ गया। ठीक है, देन हम क्या करेंगे, इसके बाद 2 इयर्स का डेप्रिसिएशन लेस करेंगे, क्योंकि 31 मार्च 2005 की बात की गई थी उसमें। तो 2 इयर्स का डेप्रिसिएशन लेस करेंगे, जो कि हमारा उसके बाद कैरिंग अमाउंट हमारा आ जाएगा 1,88,444। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ था, 31 मार्च 2005 को क्या बोला था कि जो गवर्नमेंट है वो री इंस्टेट कर रही है लाइसेंस को। ठीक है, तो यानी कि वहां पर रिवर्सल का इंडिकेशन था। तो हमें कितना हम रिवर्सल कर सकते हैं, हमें ये देखना था। तो उस केस में हमारा 3,04,000 का हमारा क्या आया था, रिकवरेबल अमाउंट आया था, जो कि हमने क्वेश्चन में डिस्कस किया था, हायर ऑफ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल एंड वैल्यू इन यूज। तो वैल्यू इन यूज हमारा हायर है, तो 3,04,000 का हमारा रिकवरेबल अमाउंट आएगा। तो इस तरीके से हमारे को जो इम्पेयरमेंट लॉस हो रहा है ये इतनी अमाउंट का हो रहा है। ठीक है, बट हमें इसमें क्या बोला गया है कि 31 मार्च 2005 को रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस होना है। तो इसमें से हम कितना रिवर्सल कर सकते हैं, जो हमारा इम्पेयरमेंट लॉस है, तो उसमें से हम कितना रिवर्सल कर सकते हैं, ये हमारा देखिए इम्पेयरमेंट लॉस है। तो अभी देखिए हमें आगे हम एक बार हम देखें इसको एक वर्किंग नोट से समझ लेते हैं। जो कैरिंग अमाउंट इफ नो इम्पेयरमेंट, तो हमारा अगर इम्पेयरमेंट नहीं है तो उसको लेके हम 4 इयर्स का डेप्रिसिएशन क्या करेंगे, लेस कर देंगे। तो उसके अकॉर्डिंग 2,56,000 की जो है कैरिंग अमाउंट आ जाएगी अगर इम्पेयरमेंट नहीं है। तो डायरेक्ट 4 इयर्स का डेप्रिसिएशन लेस कर देंगे 20 इयर्स की लाइफ के अकॉर्डिंग। 3,20,000 पर 20 इयर्स के अकॉर्डिंग 4 इयर्स का डेप्रिसिएशन 64,000 होगा। देन हमारा कैरिंग अमाउंट कितना आ जाएगा, 2,56,000। एक बार हम क्या करेंगे, इफ नो इम्पेयरमेंट, और एक बार आफ्टर इम्पेयरमेंट। अगर इम्पेयरमेंट करते तो कितना कैरिंग अमाउंट आता, तो हमने जो ऊपर कैलकुलेट किया था कैरिंग अमाउंट 31 मार्च 2005 को अगर इम्पेयरमेंट किया तो हमारा कितना आया, 1,88,444। तो इसमें से जो हमारा मैक्सिमम रिवर्सल जो होगा हमारा 6,7,556 का मैक्सिमम रिवर्सल होगा। तो इतना हम जो है मैक्सिमम रिवर्सल कर पाएंगे। तो यही पूछा गया था क्वेश्चन में कि मैक्सिमम रिवर्सल कितना कर पाएंगे। जो हमारा इम्पेयरमेंट लॉस है, ये जो हमारा ये है इम्पेयरमेंट लॉस, इसमें से हम कितना रिवर्सल कर पाएंगे, 6,7,556 का, एक बार बिफोर नो इम्पेयरमेंट और एक बार आफ्टर इम्पेयरमेंट। तो उसमें से जो भी डिफरेंस होगा उतना हम मैक्सिमम रिवर्सल कर पाएंगे। और उसके अकॉर्डिंग आगे हमें जो डेप्रिसिएशन निकालना होगा वो कितने पर निकालना होगा, जो 2,56,000 जो हमारा अगर इम्पेयरमेंट नहीं करते, जो हमारा कैरिंग अमाउंट बचा है 2,56,000 को आगे जो बैलेंस 16 ईयर्स की लाइफ बची है उसके अकॉर्डिंग पर ईयर डेप्रिसिएशन 16,000 का हमारा आ जाएगा। तो एक ये इजी क्वेश्चन था, आप इसको एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। अगर मैं बता रही हूँ ध्यान से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको इसी क्वेश्चन में गलती लग सकती है। इसीलिए हमने इसको एक अच्छे टेबल फॉर्म में इसको फॉर्म किया है जिससे कि कोई गलती ना हो। आप इसको एज इट इज सेम मैनर में 1-2 बार जरूर हैंड रिटन प्रैक्टिस करेंगे तो आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। इनकेस अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप हमको कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं।
और इनकेस अगर आपको ये हमारे PDF नोट्स चाहिए तो आप हमें कमेंट से मेंशन कर देना, हम इसको टेलीग्राम चैनल में अवेलेबल करा देंगे। और तब तक आप स्टडी करते रहिए। आज हमने 10 क्वेश्चंस डिस्कशन किया है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें इसकी टोटल 21 इलस्ट्रेशंस दिए गए हैं। अभी आज हमने 10 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। धीरे धीरे हम सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जो कि नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट 11 क्वेश्चंस को डिस्कशन करेंगे। आज हमारे 10 क्वेश्चंस हमने कवर कर लिए हैं। हम सारे क्वेश्चंस को 1 बाय 1 कवर करेंगे। तब तक आप सभी क्वेश्चंस को हैंड रिटन प्रैक्टिस करते रहिए। एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और अगर आपको मेरी ये वीडियोस सच में अच्छी लग रही हैं, आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल वर्षा अगर क्लासेस चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, जिसकी वजह से मुझे आगे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आगे वीडियोस लेकर आती रहूँगी। तो नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन 11 से क्वेश्चन 21 तक कवर करेंगे, जो कि हमारे इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल से ही करेंगे। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।